क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर है, वैश्वीकरण का प्रभाव। जो वैश्वीकरण होता है, उदारीकरण होता है और निजीकरण जो होता है वो क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, भारत में उसका क्या लाभ हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई गई हैं इकोनॉमिक्स की, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 10th एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है, 4 नंबर चैप्टर है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। जो हमारे यहाँ वैश्वीकरण अपनाया गया था, ग्लोबलाइजेशन अपनाया गया था 1991 में। तो 1991 में जब वैश्वीकरण अपनाया गया और भारत की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व से जोड़ दिया गया, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा है, यहाँ से प्री में क्वेश्चन और मेंस में दोनों जगह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको हम समझ जाएंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें जो है इकोनॉमिक्स की और हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारी बहुत मजबूत होती चली जाएंगी। लिखा है, आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। जैसे आप लोग कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। अब पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप दुकान पे जाते थे और दुकान पे 2 4 6 कपड़ा जो दिखा दिया गया, जो सामान दिखा दिया गया, उसी में आपको चॉइस करना है। ऑनलाइन जब से आ गया है तो आप देखा होगा उपभोक्ताओं के लिए जो है, ग्राहकों के लिए वस्तुओं और सेवाओं को चुनना जो है अब क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया है। वो किसका परिणाम है, तो ये वैश्वीकरण का परिणाम है। ठीक है, विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन और टेलीविजन के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। आज देखा होगा, चाहे मोबाइल हो, चाहे आपका क्या कहते हैं कैमरा हो कोई, और चाहे टेलीविजन हो कोई, मतलब टीवी हो या कोई नवी कोई भी चीज़ हो, आज उसके अच्छे अच्छे मॉडल हमारे छोटे छोटे मार्केट में भी उपलब्ध होते हैं। ये किसका परिणाम है, ये भी जो है वैश्वीकरण का परिणाम है। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, आज नए नए मॉडल आ रहे हैं। इसका मतलब बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में आकर के काम कर रही हैं। ठीक है, वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और जो है फिएट कारें ही दिखाई देती थी। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कमीजों से लेकर टेलीविजन और जो है आपका प्रसंस्कृत जो है फलों के रस तक आज जो है सब कुछ मार्केट में उपलब्ध है। विदेशी कंपनियों द्वारा बहुत सारी चीज़ें आज भारत में बिक रही हैं। तो सब किसका परिणाम है, तो ये सब जो है आपका वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का परिणाम है। ठीक है, आगे लिखा है, हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुआयामी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के जो है बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा जो है बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। तो सब किसका परिणाम है, ये सब वैश्वीकरण का परिणाम है। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं। जो ये परिवर्तन आज बाजार में आ रहे हैं, आज हमें हर दुनिया की चीज़ें मिल रही हैं, तो क्यों मिल रही हैं, क्या कारण है, तो इन परिवर्तनों का ला रहे हैं। और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों पे उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे कि जो वैश्वीकरण है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा है, लोगों को रोजगार कैसे बदल गए हैं, लोगों को रोजगार कैसे मिल रहे हैं, इन्हीं सब के बारे में हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, आगे लिखा है, अंतर्देशीय उत्पादन। देश के अंदर जो उत्पादन होता है उसको अंतर्देशीय उत्पादन कहते हैं। लिखा है कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लागने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल और खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। जब ब्रिटिश काल हमारे यहाँ था, जब हम ब्रिटिश के उपनिवेश थे, भारत उपनिवेश था, तो हमारे यहाँ से कच्चा माल जाता था। तो कच्चा माल के स्रोत भी हम थे और फिर वहाँ से जो निर्मित वस्तुएं आती थी वो बाजार में हमारे यहाँ बिकती भी थी। ठीक है, तो हम याद रखना, इंग्लैंड के लिए क्या थे, एक कच्चे माल के स्रोत भी थे और एक बाजार भी थे। व्यापार की दूरस्थ देशों को
आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। यह बड़ी कंपनियां जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, याद रखना बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते थे, याद रखना जो विदेशी कंपनियां होती हैं उन्हीं को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। एक साधारण शब्दों में आपको इसको समझ लेना है, ठीक है। कि परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है, याद रखना। जैसे याद रखिएगा बहुत सारी हमारे यहाँ कंपनियां हैं, जैसे आप देखिएगा चाहे वो आपका रिबॉक हो, चाहे आपका नाइकी हो, या चाहे आपका जो है बहुत सारे कपड़ों के ब्रांड होते हैं, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अगर हैं तो उनकी उनकी जो कंपनी हो वो मान लो अमेरिका में है तो उनके जो कंपनी के अलग अलग ब्रांच होते हैं वो कई देशों में होते हैं, तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं जिनको एक से अधिक देशों में ब्रांच होते हैं और वो सारा नियंत्रण करते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं वो विदेशी कंपनियों को ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहाँ जहाँ उन्हें सस्ता जो है श्रम और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। याद रखना कंपनियां अपना जो है उत्पादन वहीं करती हैं, वहीं कारखाना लगाती हैं जहाँ कच्चा माल हो, श्रम अच्छा हो, ठीक है। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। निम्न उदाहरण पर विचार करते हैं। ध्यान रखना जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसा करती हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। तो औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन में जो है विनिर्मित होते हैं, मतलब उसकी जो है एक ब्रांच कहाँ है, चीन में, तो वहाँ उसके पुर्जे बनते हैं। फिर उन्हें जहाज में लाद कर मैक्सिको के पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है जहाँ उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। मतलब कि पुर्जे कहाँ बन रहे हैं, चीन में बन रहे हैं, लेकिन इनको जोड़ा कहाँ जा रहा है, यूरोप में। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित मॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। मतलब यह हुआ कि पुर्जे बने चीन में, कंपनी है अमेरिका की, ठीक है। उपकरण बनाए गए कहाँ पर, मैक्सिको में और पूर्वी यूरोप में, और बेचा कहाँ जा रहा है, भारत में, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के यही सारे सब काम होते हैं, ठीक है। तो वो लोग वही देखते हैं जहाँ पे बाजार होता है, तो बाजार के माध्यम से ही वो अपना सारा सेटअप करते हैं। यहाँ ये जो इमेज दिखाई गई है ये आपका बेंगलुरु स्थित एक कॉल सेंटर की है जो है पर्याप्त जो है दूरसंचार सुविधाओं और इंटरनेट के से सुसज्जित है। यह विदेशी ग्राहकों को सूचना और मदद करते हैं, बैठ करके ये विदेशी ग्राहकों की मदद करते हैं, ठीक है। आगे लिखा है एक उदाहरण। इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है, ठीक है। मतलब जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं इनका उत्पादन कहाँ कर रही हैं, पूरे विश्व स्तर पर कर रही हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी कितने देशों को जोड़ करके और तब जो है कोई उत्पाद बनाती है और कितने लोगों को इससे रोजगार से वो जोड़ती भी है। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता जो है विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। कॉल सेंटर, ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50-60% तक बचत कर सकती हैं। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे अपना काम करती हैं और कैसे वो लाभ कमाती हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। तो विश्व भर के जो उत्पादन होते हैं उनको एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाता है, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती हैं। तो लिखा है सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नज़दीक हो। जो बाजार के नज़दीक होता है वहीं उत्पादन करते हैं, क्योंकि उत्पादन जब होगा तो तुरंत जो है हम ले जाकर के बाजार में बेच देंगे तो लागत कम आएगी, ठीक है, और लाभ ज़्यादा होगा। जहाँ कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो और जहाँ उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, ठीक है। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं जो उनके हितों का देखभाल करती हैं। तो सरकारी नीतियां जो होती हैं ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में और अध्ययन करेंगे।
आगे लिखा है, इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती हैं। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। ध्यान रखना, जो कंपनियां होती हैं जो भूमि में, भवन में, मशीनों में और अन्य उपकरणों में जो पैसा खर्च करती है उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। याद रखना, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं अगर वो हमारे देश में पैसा लगाती हैं, निवेश करती हैं, तो उसे हम विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी। तो लाभ अर्जित करने के लिए ही ये सारे काम बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती हैं। ठीक है, लिखा है, कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। याद रखना, जैसे हमारे यहाँ एक हीरो होंडा गाड़ी पहले चलती थी, तो जो होंडा कंपनी थी वो जापान की कंपनी थी। ठीक है, और जो हीरो कंपनी थी वो इंडिया की कंपनी थी। तो हीरो और होंडा ने मिल करके गाड़ी बनाया था, बाइक। ठीक है, तो याद रखना, बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश की कंपनियों के साथ मिलकर के एक संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हीरो होंडा का। आजकल एक ट्रैक्टर आता है सोनालिका, तो सोनालिका भारत और फ्रांस का जो है एक समझौता है। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान करती हैं। तो याद रखना, जो हमारे देश की कंपनियां अगर मान लीजिए हैं उनके पास पैसा नहीं है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनको पैसा देती हैं। जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए, तो मशीनें बहुत महंगी होती हैं तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनको मशीन देती हैं। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं, तो नई नई टेक्नोलॉजी भी लाती हैं। कौन? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। इससे जो है देश में और जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनको भी लाभ होता है। ठीक है, आगे लिखा है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं वो देश की स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं और तब उत्पादन करती हैं। कभी कभी संयुक्त रूप से करती हैं। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने जो है परख फूड्स जैसी छोटी जो है भारतीय कंपनियों को खरीद लिया। ठीक है, तो ऐसा जो है उदाहरण यहाँ दिया गया है। परख फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र स्थापित किया, जहां उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध हैं। परख फूड्स के 4 तेल जो है शोधक केंद्र भी हैं, मतलब इनके रिफाइनरी भी हैं, जिस पर अब कारगिल का जो है नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल 50 जो है लाख पैकेट पर दिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी हो गई है। तो कारगिल एक कंपनी है, ये बात याद रखना। अब सबसे बड़ी खाद्य तेल का उत्पादन करने वाली कंपनी कौन बन गई है? कारगिल बन गई है। ठीक है, आगे लिखा है, वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक होता है। याद रखना, जो छोटे छोटे देश होते हैं जितना उनका बजट होता है उससे ज्यादा पैसा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास होता है। ठीक है, ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें तो ऐसी कंपनियां जो हैं इतनी पावरफुल होती हैं कि देश की नीति को भी बदल देती हैं। आगे लिखा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में इसकी क्या होती है? तो इसकी बहुत संख्या में मांग होती है। ठीक है, आगे लिखा है, छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। याद रखना, बहुत सारी छोटी जो कंपनियां होती हैं वो उत्पादन करती हैं और बड़ी कंपनियों को बेच भी देती हैं, फिर उन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती हैं। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। तो इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो अपनी गुणवत्ता और उनकी आपूर्ति, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब काम अपने हिसाब से करती हैं कंपनियां। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। बहुत सारी कंपनियां हमारे देश या किसी भी देश की कंपनियों के साथ मिल करके और जो है उत्पादन करती हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल
करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। याद रखना, इसका मतलब ये है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, वो छोटी जो कंपनियां होती हैं, उनको लगा देती हैं कि तुम सामान का वितरण करो, एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचाओ, और फिर उसी बहाने जो है वो पूरे भारत के, पूरे दुनिया के अन्य देशों तक वो पहुंच जाती हैं। परिणाम क्या होता है, दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। तो आज याद रखना, बहुत सारे ऐसे दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां सामानों को बहुत तेजी से पहुंचा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दिया है, एक अमेरिकी कंपनी जो है उसका उदाहरण दिया गया है। फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी बन गई है। तो ये कैसी कंपनी है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गई। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना किया। तो पहले स्थापना के लिए संयंत्र बनाया कहाँ पर, तो इस तरह से एक तरह से कह सकते हैं अपने निवेश किया, जिसे हम एफडीआई भी कहते हैं। यह संयंत्र भारत में जीपों और ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। मतलब यहाँ की जो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा है उसके साथ जो है ये संयुक्त रूप से कंपनी स्थापित की गई। वर्ष 2017 तक यह संयंत्र भारत में जीपों और ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। मतलब जो यहाँ की महिंद्रा एंड महिंद्रा थी उसके साथ ये संयुक्त रूप से स्थापित किया गया। 2017 तक फोर्ड मोटर्स द्वारा भारतीय कंपनियों मतलब भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी, जबकि 1 लाख जो है 81,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको जो है ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। मतलब कंपनी कहाँ स्थापित की गई, भारत में संयुक्त रूप से, और इसका निर्यात पूरे दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में हुआ। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए जो है फोर्ड इंडिया का विकास जो है पुर्जों आपूर्ति केंद्र के रूप में जो है करना चाहती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने माध्यम से कैसे कैसे यहाँ की कंपनियों के सहयोग से अपना पूरा जो है व्यापार फैला लिया। विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। जो विदेशी व्यापार जो होता है उससे क्या होता है, पूरे दुनिया के बाजार का एकीकरण हो जाता है। सारे बाजार आपस में मिल जाते हैं ऑनलाइन तरीके से, इंटरनेट के तरीके से, और आप घर बैठ के दुनिया के मार्केट के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। विदेशी व्यापार बहुत जो है किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लिखा है, लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का प्रमुख माध्यम रहा है। तो प्राचीन काल से हमारे यहाँ विदेशी व्यापार होता रहा है। इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को जो है क्या कहते हैं, पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा, जिसे हम रेशम मार्ग कहते थे। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई, और आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियाद कार्य यहीं से जो है क्या कार्य था, तो यहाँ से वो व्यापार करती थी और यहाँ से जो है कच्चे माल को ले जा करके उत्पादन कहाँ करती थी, तो ये उत्पादन इंग्लैंड में होता था। लिखा है आगे, सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेश व्यापार घरेलू बाजारों और अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। तो याद रखना, जो देश का उत्पादन होता है, घरेलू चीजें होती हैं, वो विदेशों तक पहुंचाई जा सकती हैं विदेशी व्यापार के द्वारा। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते हैं, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से जो है खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार हो जाता है। तो याद रखना, जैसे हमारे देश में कोई चीज़ बनता है और जब वही विदेश से आता है तो उपभोक्ताओं के पास, ग्राहकों के पास काफ़ी विकल्प होता है और किन वस्तुओं को चुनना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो है खिलौने के दुकान को दिखाया गया है। आप यहाँ जाएंगे देखेंगे तो देश विदेश के हर देश के खिलौने आपको यहाँ मिल जाएंगे, खास करके चाइनीज खिलौने मिल जाएंगे आपको। देखो उसी के बारे में यहाँ नीचे लिखा भी है। तो चाइनीज मार्केट जो है खिलौनों के लिए बहुत सस्ता है वहाँ पर, और वहाँ से हमारे देशों में खिलौने आते हैं। तो लिखा है, भारत में चीन के खिलौने। चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने
जो है निर्यात करने को एक अवसर पता चलता है कि जहाँ जो है खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं, वह भारत को खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी विकल्पों के मतलब खिलौनों के बीच चयन करने का विकल्प है। याद रखना, अब भारतीय ग्राहकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से खिलौने लेते हैं, क्योंकि अब भारतीय और चीनी दोनों खिलौने उनके पास मौजूद हैं विकल्प के रूप में। सस्ते दाम और नवीन डिजाइनों के कारण चीनी जो है खिलौने भारतीय बाजारों में अधिक लोकप्रिय हैं। एक वर्ष में ही खिलौने की जो है 70-80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया है। तो याद रखना, आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा जो है चीनी खिलौने कहाँ आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं। अब भारत के बाजारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हो गए, क्योंकि चाइनीज जो खिलौने होते क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए और भारतीय खरीदारों के समक्ष जो है कम कीमत पर खिलौने से अपेक्षा अधिक विकल्प हैं। इससे चीन के खिलौने निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। याद रखना, जब वो सस्ते खिलौने बेचने लगे तो उससे क्या हुआ, भारत में वो उनके खिलौनों की मांग क्या हो गई, बढ़ गई, और चूंकि वो आकर्षक भी होते हैं। इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती है, क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, क्यों, क्योंकि वो महंगे होते हैं और चाइनीज खिलौने सस्ते होते हैं, इसलिए उनका मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया। आगे लिखा है जो है, सामान्य व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने का एकीकरण में एक सहायक होता है। तो विदेशी व्यापार क्या करता है, दुनिया के बाजार को आपस में जोड़ देता है। अब किसी भी वस्तु का आप पता लगा सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, कि जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ यहाँ खरीद रहे हैं, भारत में खरीद रहे हैं, तो आप उसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट क्या है, मूल्य क्या है, ये भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ एक दुकान देख सकते हैं। एक दुकान पे जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि जो कपड़े होते हैं, आप देखिएगा यहाँ पे अलग अलग तरह के कपड़े दिए गए हैं, जिनमें भारतीय और विदेशी दोनों कपड़े शामिल हैं। तो आजकल क्या है, विकल्प बहुत ज़्यादा ग्राहकों के पास हो गया है। ठीक है, अब लिखा है वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण जो है, जब पूरे जो है भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ दिया जाए, और उसको हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। तो लिखा है, विगत 2-3 दशकों मतलब होता है 10 वर्षों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों को तलाश रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता है, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कारपुर्जों का भी निर्यात करता है। बहुत सारे जो है छोटे छोटे पुर्जे भी बनाते हैं गाड़ियों के। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल है। तो याद रखना, एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं, ये वैश्वीकरण को जो है एक तरह से बल देती हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है आगे, अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों और उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया भी ही वैश्वीकरण होती है। याद रखना, विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक जो संबंध होता है और तीव्र और एकीकरण की जो प्रक्रिया होती है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का, उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये वैश्वीकरण को बहुत तेजी से बढ़ा रही हैं। अब क्या हो रहा है, तो विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं सेवाओं जो सेवाएं होती हैं, उनका निवेश और तकनीक का आदान प्रदान तेजी से हो रहा है। ठीक है, विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक जो है क्या हो गए हैं, संपर्क में आ गए हैं। तो आज क्या है कि दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के संपर्क में आ गई हैं। ये वैश्वीकरण का ही परिणाम है। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और तकनीकी मतलब प्रौद्योगिकी को तकनीक कहते हैं के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम
हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। तो जब ग्लोबलाइजेशन होगा, वस्तुओं सेवाओं का व्यापार किया जाएगा, तो एक देश के लोग दूसरे देश में जाएंगे, तो उससे सांस्कृतिक विकास बढ़ता है। प्राय लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार और शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं। याद रखना, वैश्वीकरण का ही परिणाम है कि आज बहुत से भारतीय अमेरिका में और यूरोप के अन्य देशों में काम कर रहे हैं और उनकी काफ़ी डिमांड भी है और बहुत ज़्यादा जो है भारतीयों को जो है विभिन्न देशों में काम मिला हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है, किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई। जैसे अमेरिका ने कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, तो कुछ समस्या देखने में आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक क्या हैं। जो वैश्वीकरण है पूरी दुनिया में जो फैल रहा है, तो उसको जो है संभव बनाने वाले कारक कौन कौन होते हैं। तो लिखा है कि प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह प्रमुख कारण है। पहला है तकनीक। तो वैश्वीकरण को पूरे दुनिया में बढ़ाने में सबसे पहला जो योगदान है वो है तकनीक का। तकनीक में आप जो है संचार को रख सकते हैं, इंटरनेट को रख सकते हैं। ठीक है, आज सोशल मीडिया भी हो गया है। तो जो है याद रखना, जो तकनीक है ये जो है बहुत तेजी से चीज़ों को ग्लोबलाइज कर रही है। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर जो है आपूर्ति को कम लागत पर संभव बना दिया है। तो तकनीक सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्या, किसके लिए? तो जो है वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर एक दिया गया है नॉलेज के रूप में, वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर। तो आप देख सकते हैं जब जहाज़ों पे ये कंटेनर लादे जाते हैं और इन्हीं कंटेनरों में सामान भरा होता है। ठीक है, जो एक देश से दूसरे देशों में जाता है। तो वस्तुओं को कंटेनरों में रखा गया है जिससे उन्हें जहाज़ों, रेलों जो है वायुयानों और ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सके। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति भी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। परिणामतः वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हो गया। आजकल क्या है, जो है बड़े बड़े कार्गो विमान चलते हैं और उनसे भी वस्तुओं का आयात बहुत तीव्र गति से किया जाता है। तो वहाँ भी ऐसे कंटेनर रखे जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, इससे भी अधिक उल्लेखनीय है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से भी हम वैश्वीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी जो है द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार जो है सुविधाओं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन और फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने और सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपकरणों द्वारा सुगम हुई है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का जो है प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट के जो है चमत्कारिक संसार में प्रवेश में भी की हो गया है, जहाँ जो कुछ भी आप जान सकते हैं। ठीक है, या जानना चाहते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से आप अपने घर में बैठ करके दुनिया के बाजारों में, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप जान सकते हैं। तो इंटरनेट भी जो है ये वैश्वीकरण को बढ़ाने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। ठीक है, आगे लिखा है, लगभग जो है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक, ईमेल भेज सकते हैं और जो है अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में जो है हम जो है वॉइस मेल कर सकते हैं। याद रखना, ठीक है। तो आज हम बहुत तीव्र गति से इंटरनेट के माध्यम से हम सारा काम करते हैं और याद रखना आज जो है पूरी दुनिया जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ चुकी है। ठीक है, लिखा है कि वैश्वीकरण में संचार जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे होता है। तो लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जाती है। तो लंदन में समाचार पढ़ने वाले जो लोग होते हैं उनकी छपाई दिल्ली में होती है। ठीक है, पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेजा जाता है। कहाँ से? लंदन से। दिल्ली कार्यालय में डिजाइन दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है और छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायु मार्ग से लंदन भेजा जाता है। ठीक है, वहाँ क्योंकि यहाँ लागत कम लगती है। यहाँ तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट ई बैंकिंग द्वारा लंदन से एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल
कर दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि लंदन और दिल्ली दोनों आज एक बाजार हो गए हैं, दोनों लगता है जैसे पड़ोस में हो गए हैं। तो ये काम कौन किया है? इंटरनेट ने किया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है विदेश व्यापार तथा विदेशी जो है निवेश का उदारीकरण। याद रखना, जब हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन लागू किया गया, जब हमारे यहाँ वैश्वीकरण लागू किया गया, तो विदेशी व्यापार हमारे यहाँ तेजी से होने लगा। इससे क्या हुआ कि विदेशी निवेश हमारे यहाँ तेजी से आने लगा, और इसके लिए हमने उदारीकरण की नीति अपनाई। सारे जो है बहुत सारे नियम कानून को हमने क्या किया? समाप्त कर दिया। ठीक है, जिससे विदेशी कंपनियां हमारे देश आ सकें और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट अर्थात निवेश कर सकें। लिखा है आगे, हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा? तो जब अगर भारत सरकार खिलौनों पर आयात कर लगा देगी तो खिलौने क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे, और जब महंगे हो जाएंगे तो बिकेंगे नहीं। लिखा है, इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी, क्योंकि वो खिलौने क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। चीन के खिलौने अब भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे, और चीन से जो है उनका आयात स्वतः ही कम हो जाएगा, क्योंकि आयात कर यहाँ क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर आयात कर ज़्यादा रहेगा तो लागत ज़्यादा हो जाएगी, तो खिलौने महंगे हो जाएंगे। भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे, तो इससे भारत के जो खिलौना निर्माता हैं उनको अधिक लाभ होगा। ठीक है, आगे लिखा है, आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण होता है। याद रखना, अगर हमें किसी देश से व्यापार नहीं करना है, अगर उस किसी देश के आयात को रोकना है हमें, तो हम क्या करते हैं? आयात कर को बढ़ा करके इस व्यापार को अवरोधित कर देते हैं। इसे अवरोधक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग जो है विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती नियमित करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। ठीक है, याद रखना, कितने वस्तुएं भारत में आ सकती हैं, कितने दाम पे बिक सकती हैं, ये सब निर्णय सरकार कर सकती है अपनी नीतियों के द्वारा, आयात कर को बढ़ा करके। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज दी गई है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आगे लिखा है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। याद रखना, स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1991 तक हमने क्या किया था? हमने जो है विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था कि हमारे यहाँ विदेशी कंपनियां नहीं आएंगी। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया था। मतलब उसमें यह माना गया था कि जो देश के उत्पादक हैं उनके लिए ही जो है देश में वस्तुएं बिकेंगी, विदेशी वस्तुएं नहीं आ सकती हैं। 1950 से 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था, और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। तो ये बहुत अच्छा कदम भी था उस समय कि हमें देश के अंदर जो है उद्योगों को बढ़ावा देना था, जिससे विदेशी का कंपनियां हमारे यहाँ पहले ही आ जाती तो देश क्या होता? हमारे देश के उद्योग नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीजों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी थी। तो पहले हमारे यहाँ जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो हमने केवल मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम पर ही हम आयात की अनुमति दे रखे थे, बाकी हम किसी चीज़ पर हमने आयात अनुमति नहीं दिया था। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया था। तो हर देश यही करते हैं कि पहले अपने देश के उद्योग को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आगे लिखा है, भारत में करीब सन 1991 के जो है प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। याद रखना, 1991 में हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, इन दोनों लोगों ने मिल करके उदारीकरण को अपनाया था, वैश्वीकरण को अपनाया था। ठीक है, और पूरे निजीकरण को अपनाया था, और पूरे जो है भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशी अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया था। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। याद रखना, एक चीज से यह भी लाभ हुआ, जब विदेशी कंपनियां भारत आने लगी तो भारतीय जो उत्पादक थे उनके अंदर प्रतिस्पर्धा का भाव आया कि अगर हम अच्छा सामान नहीं बनाएंगे और सही रेट पे नहीं बेचेंगे तो हमारे सामान नहीं बिकेंगे। इसलिए प्रतिस्पर्धा का बाजार में होना बहुत जरूरी है, इससे गुणवत्ता में सुधार होता है और ग्राहकों को लाभ होता है। ठीक है, इस निर्णय का प्रभाव
साली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया था। तो जब हमने उदारीकरण को अपनाया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ने हमारा जो है स्वागत किया। अतः विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया। मतलब हमारे देश में अब 1991 के बाद क्या हुआ कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर जो अवरोध लगे थे, जो प्रतिबंध थे, हमने क्या किया, सबको हटा दिया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात जो है अब जो है सरलता से, सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। तो जब हमने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, वैश्वीकरण को अपनाया, तो हमारे यहाँ विदेशी कंपनियां अब आ सकती थी, अपने कार्यालय और कारखाने भारत में तेजी से स्थापित कर सकती थी। ठीक है, आगे लिखा है, सरकार द्वारा अवरोधों और अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। याद रखना, जो विदेशी कंपनियों के लिए जो अवरोध थे और जो प्रतिबंध लगाए गए थे भारत सरकार द्वारा, उन्हीं प्रतिबंधों को हटा लिया गया, उसी को हम उदारीकरण कहते हैं। ये बहुत सिंपल परिभाषा दी गई है, हमें इसी को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, अब आपको उदारीकरण पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे लिखा है, व्यापार के उदारीकरण से जो है व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वह क्या आयात और क्या निर्यात करना चाहते हैं। मतलब ये भी अब उनको ऊपर छोड़ दिया गया कि वो किन चीज़ों का आयात और किन चीज़ों का निर्यात कर सकते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसीलिए उसे जो है अधिक उदार कहा जाता है। याद रखना, आजकल क्या है, सरकार बहुत चीज़ों में प्रतिबंध नहीं लगाती है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि सरकार बहुत उदार हो चुकी है। ठीक है, अब लिखा है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, लिखा है विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, लिखा है, अब ये क्या काम करता है, पूरे दुनिया में जो है विश्व के व्यापार को संगठित करता है, नियमित करने का काम ये करता है। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था नहीं है, ये बात याद रखना, WTO। ठीक है, तो लिखा है आगे, हमने देखा है कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार और विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। याद रखना, जब हमने उदारीकरण को अपनाया, वैश्वीकरण को अपनाया, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ साथ, देशों के साथ साथ विश्व व्यापार संगठन ने भी इसका समर्थन किया। इन संगठनों का मानना था कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर जो है सभी अवरोधक हानिकारक हैं, कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए, देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए, विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए याद रखना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। तो लिखा है, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। याद रखना, ये पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर रखती है कि अगर कोई देश व्यापार में कुछ हेराफेरी करता है तो ये उस पर जो है कार्रवाई करती है। ठीक है, तो इसी के दिशा निर्देशन में सब लोग काम करते हैं। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण कौन करता है, तो विश्व व्यापार संगठन करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, तो भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, तो याद रखना, यही विश्व व्यापार संगठन इसका सारा काम देखता है, दुनिया भर के व्यापार को। यदि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु जो है मुक्त व्यापार मतलब यह होता है कि आयात और निर्यात कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, उसी को हम मुक्त व्यापार कहते हैं। ये भी याद रखना, कहीं लिख लेना आप लोग कि मुक्त व्यापार का मतलब यह है कि आयात और निर्यात कर नहीं लगाया जाएगा, कोई किसी भी देश में व्यापार करने के लिए कभी भी आ और जा सकता है। परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने जो है अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। मतलब बहुत सारे विकसित देश अभी भी ये काम कर रहे हैं, अवरोधक मतलब दूसरे देशों के लिए कर रहे हैं। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए विवश कर दिया। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि जो विश्व व्यापार संगठन था वो विकसित देशों को नहीं बोलता है उनके अवरोधकों को लेकर के, लेकिन विकासशील देशों को वो बार बार बोलता है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादकों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। तो कृषि उत्पादक हमारे देश के बहुत सस्ते हैं, तो विदेशों में जो है ये लोग क्या करते हैं, हमारे उत्पादक को रोक देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ मक्का है, तो मक्के का अगर हम निर्यात करना चाहते हैं तो अमेरिका मक्का का निर्यात नहीं करता है। क्यों? वो कहता है कि हमारे यहाँ मक्का खुद ज़्यादा होता है, तो हम निर्यात
मतलब आयात नहीं करेंगे, भारत का सामान नहीं लेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मक्का हमारे यहाँ नहीं बिकेगा वहाँ पे अमेरिका में, तो अमेरिका में क्या होगा कि वहाँ के लोगों को संरक्षण मिल जाएगा, तो वहाँ का मक्का वहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और हमारा व्यापार घट जाएगा। तो कभी कभी विकसित देश ये चालाकियाँ करते भी हैं, इसको लेके बहुत सारा बहस भी हो चुका है। ठीक है, यहाँ एक बहस के रूप में दिखाया भी गया है, मतलब एक वाद विवाद दिखाया गया है। व्यापार जो है व्यवहारों पर वाद विवाद क्या है कि आपने अध्याय 2 में देखा है कि भारत में अधिकांश रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद का मतलब जीडीपी का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता था। हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पे रोजगार सबसे ज्यादा है। इसकी तुलना में विकसित देशों जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र जो 1% या कुछ रोजगार का केवल 0.5% है। तो विकसित देशों में कृषि का योगदान कम होता है जीडीपी में और विकासशील देशों में ज्यादा होता है। फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार के उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धन कम प्राप्त करते हैं। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने ही देश की चीज़ों का यूज करते हैं। इसी भारी धन राशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादकों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। ठीक है, जब कम कीमत बेचेंगे, अब मान लीजिए जैसे यहाँ के कम कीमत पर अगर अमेरिका के कोई कृषि व्यापार मतलब वस्तु बेचेंगे तो हमारा वस्तु कौन खरीदेगा। इसका मतलब यह है कि अपने कम कीमत पर बेच करके पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को हाईजैक कर लेते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादकों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है, जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। इसका मतलब है कि सस्ते दाम पर अगर तुम बेचोगे तो हमारे यहाँ के सामान कौन खरीदेगा। ठीक है, यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से यह सवाल करते हैं, ठीक है, कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधकों को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नजरअंदाज कर दिया। मतलब विकासशील देश विकसित देशों पर आरोप लगाते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के कहने पे हमने सारे अवरोध हटा दिए, लेकिन आप नहीं हटाते हो और हमारे के कहने को नजरअंदाज भी कर देते हो। अपने किसानों को भारी धन राशि देना बरकरार रखा है। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा है। मतलब अपने देश के अमेरिका जैसे देश अपने देश के किसानों को पैसा भी दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं और हमसे कहते हैं कि तुम किसानों की सहायता बंद कर दो, परंतु आप स्वयं जो है यही काम कर रहे हैं। क्या यह मुक्त और न्याय संगत व्यापार है? ये न्याय संगत व्यापार बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं एक कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ किसान जो है कपास का उत्पादन करते हैं, लेकिन अमेरिका में एक कंपनी कपास का उत्पादन करती है। और आप देख सकते हैं कि खेत जो है हमारे यहाँ अगर खेत देखा जाएगा तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खेत कितना होगा, जो है 5 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा, जो 20 बीघा। अब आप देख सकते हैं कि कम से कम 50 बीघे में इतने दूर में कपास का उत्पादन हो रहा है और ये कंपनियाँ करती हैं और बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करके ये जो है कंपनियाँ करती हैं। ठीक है, इसीलिए इनको लाभ होता है और हमको नुकसान हो जाता है। ठीक है, आगे लिखा है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा। भारत में जब याद रखना, जब हमने जो है अपनी अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व से जोड़ लिया तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो लिखा है विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की। इसका जो है लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम कुछ प्रमाण जो है देखते हैं। वैश्वीकरण और उत्पादकों स्थानीय और विदेशी दोनों के बीच बृहद प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। याद रखना, जो हमारे यहाँ स्थानीय उत्पादक थे और जो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आई तो हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ गया वस्तुओं को लेकर के, तो उपभोक्ताओं की तो बल्ले बल्ले हो गई। अब उपभोक्ताओं के लिए बहुत विकल्प हो गया, खासकर शहरी उपभोक्ताओं के लिए, क्योंकि उनके पास अच्छा ब्रांड चाहिए उनको, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं। अब उनके पास विकल्प क्या हो गया, मौजूद ज़्यादा हो गया, और वह सब अनेक उत्पादों को उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभ कमा रहे हैं, मतलब लाभ को मिल रहा है। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, उत्पादकों और श्रमिकों जो है पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव जो है नहीं पड़ा है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना। ठीक है, आगे लिखा है विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना
जो है उनके लिए लाभप्रद रहा है। एक कारण ये भी रहा है क्योंकि भारत जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो भारत विदेशी कंपनियों के लिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक बाजार बन गया है। तो इसीलिए देखा होगा दुनिया भर की कंपनियों की नज़र कहाँ है, भारत पे, क्योंकि भारत जनसंख्या ज़्यादा है और यहाँ लोग ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे कि सेलफोन, मोटर गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों और जंग जो है खाद्य पदार्थों और बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। ठीक है, तो आजकल देखा होगा ये कंपनियां इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट कमा रही हैं और यही काम करती हैं। जैसे देखा होगा हमारे यहाँ ठंडे पेय जैसे बहुत सारा लिम्का हो गया, जैसे बहुत सारे जो है अन्य पेय पदार्थ हो गए, अब हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से बन रहे हैं और बिक रहे हैं, सब विदेशी कंपनियां बना रही हैं। जंक फूड जैसे आप देखे होंगे, बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, ये सब हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से बिक रहे हैं। इन उत्पादकों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हो रही हैं। तो जैसे धीरे धीरे कंपनियां क्या हो रही हैं, बहुत ज़्यादा समृद्ध होते चली जा रही हैं। ठीक है, अभी देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है यहाँ पर बस दिखाया गया है, बस स्टैंड है और वहाँ पे एक साइकिल लेके लोग खड़े हैं और वहाँ पर एक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं विदेशी कंपनियां अपना ऐड कर रही हैं खुलेआम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे जो है विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। तो विदेशी जो निवेश है उसको आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए, तो लिखा है हाल के वर्षों में भारत कि केंद्र और राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही हैं। ठीक है, बहुत सारे जो है क्या करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाता है कि आए, जैसे अहमदाबाद में हो गया, गांधीनगर में हो गया, लखनऊ में हो गया, दिल्ली में हो गया, बेंगलुरु में हो गया। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, जिसे हम सेज कहते हैं, की स्थापना की जा रही। तो आजकल क्या है, जो है उद्योगों में के उत्पादन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। तो जो कंपनियां विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण करती हैं, सेज बनाती हैं औद्योगिक क्षेत्र, उन्हें जो है 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है। आपने अध्याय 2 में देखा है कि संगठित क्षेत्र की कंपनियों को कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य श्रमिक जो है अधिकारों का संरक्षण करना है। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट देने की अनुमति दे दी है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने की बजाय जो है कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं हैं और वे श्रम कानूनों में और अधिक लचीलापन लाने की मांग कर रही हैं, जो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे लिखा है दूसरा, अनेक जो है शीर्ष भारतीय कंपनियां जो है बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हो रही हैं और इन कंपनियों ने नवीनतम तकनीकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है। तो भारतीय कंपनियां भी इससे लाभ कमा रही हैं और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ जो है सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ जो है बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग बना दिया है। तो हमारे देश की बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में दूसरे देशों में निवेश कर रही हैं। कौन कौन? टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियों में, इंफोसिस आईटी क्षेत्र में, रेनबैक्सी दवाइयों क्षेत्र में, एशियन पेंट के लिए, सुंदरम जो है फास्टनर्स जो है नट और बोल्ट के लिए। कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार तकनीक प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसर का सृजन किया है। तो यहाँ बहुत सारे आईटी क्षेत्र में हमारे देश में देखा होगा रोजगार बहुत ज़्यादा है इस समय। ठीक है, भारतीय कंपनियों द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण हैं। ध्यान रखना, लंदन का फैक्ट्री कहाँ खुली है? भारत में। यहाँ पेपर की छपाई हो रही है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आंकड़ा जो है अगर कहा जाए प्रशिष्ट डाटा एंट्री, लेखाकार, प्रशासनिक कार्य, क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत
जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को जो है निर्यात की जाती है। तो हमारे यहाँ जो है जो अकाउंट का काम करते हैं लेखाकार, जो डाटा एंट्री करने वाले लोग होते हैं, इंजीनियर हैं, प्रशासनिक कार्य करने वाले लोग हैं, मैनेजमेंट देखने वाले लोग हैं, ये सस्ते हैं तो विदेशी कंपनियां इनको बहुत तेजी से डिमांड करके मंगा लेती हैं। ठीक है, तो उनको फायदा हो जाता है। आगे लिखा है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। तो याद रखना वैश्वीकरण का विरोध भी कई जगह पे हुआ है और न्याय संगत मांग की जाती है कि सबके साथ कोई जो है दुर्व्यवहार ना होने पाए, किसी को नुकसान ना हो या किसी का शोषण ना होने पाए। उपयुक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम लाभ उठाया है। याद रखना कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो कुशल लोग हैं, जो स्किल लोग हैं, वही वैश्वीकरण का लाभ सबसे ज़्यादा उठाया है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको इसका लाभ नहीं मिला है। दूसरी ओर अनेक लोगों को इसका लाभ का हिस्सा नहीं मिला है। चूंकि वैश्वीकरण अब तक एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण जो है को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो लिखा है न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो सके। ठीक है, सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। याद रखना सरकार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और गरीब लोगों को भी इसका लाभ दे सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों तक को ही देखा जाए तो जो धनी लोग होते हैं, जो प्रभावशाली लोग होते हैं, वहीं तक नीतियों को सीमित न रखा जाए, बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। आपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ जो है उपायों के बारे में पढ़ा है, जिसे सरकार यह सुनिश्चित जो है कर सकती है कि श्रम कानूनों का उचित क्रियान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। याद रखना जो भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में लोग काम करते हैं तो उनको कभी कभी वेतन नहीं मिलता है, उनको छटनी कर देते हैं। तो इसीलिए भारत सरकार ऐसी नीति बनाए, विदेशी कंपनियों को ऐसा आदेश दे कि आप श्रम कानूनों का पालन करना पड़ेगा, आप श्रमिकों को आप अचानक नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, या छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो जाए, मतलब उन्हें कम ब्याज पर ऋण दे सकती है जिससे वो प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सके। खासकर कौन? छोटे उद्यमी, जो छोटे व्यापारी हैं। ठीक है, आगे लिखा है यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है या न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है। याद रखना अगर कुछ अवरोध भी अगर लाना हो, कहीं पर अगर मान लो किसी चीज पर आयात कर भी लगाना हो, तो हम विश्व व्यापार संगठन से समझौता भी कर सकते हैं न्याय संगत नियमों के लिए। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। तो याद रखना विकसित देशों का विश्व व्यापार संगठन में काफी वर्चस्व है, तो वो लोग जो कहते हैं वही होता है, इसीलिए विकासशील देशों को इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो जनता भी न्याय संगत जो है तरीके से ये काम कर सकती है। ठीक है, यहाँ आप एक चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया कि हांगकांग में WTO के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। 2005 का ये है, WTO की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है सारांश। तो इसका जो निष्कर्ष क्या है, इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण की वर्तमान अवस्था का अध्ययन किया। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यह जो है अधिकाधिक विदेशी व्यापार और विदेशी जो है निवेश के जो द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। याद रखना जो वैश्वीकरण तेजी से बढ़ रहा है उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभाती हैं। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए ज़्यादा सस्ते हों। परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। तो बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, दूसरे देशों की कंपनियों के साथ समझौता कर लेती हैं। देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में जो है प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। याद रखना दो देशों के बीच में या अधिक देशों के बीच में उत्पादन को संगठित करने के लिए तकनीक मुख्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण रही है। आगे लिखा है साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधकों को हटा करके वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के लिए उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव भी डाला है। ठीक है, आगे लिखा है
जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल शिक्षित और धनी जो है उत्पादक ही लाभ जो है ज़्यादा लाभ पाए हुए हैं, और जो है गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा लाभ नहीं मिला है। परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अनेक छोटे व्यापक जो उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सभी की बेहतर हिस्सेदारी हो सके। ठीक है, अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी इसके क्वेश्चन मैं अलग से बना के आप लोगों को कराऊंगा, अलग वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, लिखा है वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया। कैसे? ध्यान रखना, देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का। ठीक है, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग कौन है? तो स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करती हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, अगला है आपका, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में के सुधार में सहायता पहुंचाई है। किसको? ध्यान रखना, विकसित देश के लोगों को ज्यादा पहुंचाया है, अन्य देश के लोगों को कम पहुंचाया है। ठीक है, तो इतने जुड़े हुए जो क्वेश्चन मैंने बता दिया, आगे क्वेश्चन मैं और पूरा करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी मिल सके और आपका बेसिक मजबूत हो सके। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।